सो वी आर ऑन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। बेसिकली मैं तुम लोगों को अकाउंटिंग में 3 चीज़ें पढ़ाना चाह रहा था, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, अब जैसा तैसा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, और उसी से रिलेटेड चूंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डेप्रिसिएशन है तो वो भी मैंने आपको करवा दिया। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब इसके तीसरा आइटम रह गया स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जनाब आप लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, और जब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है तो जो आपका इनकम स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है वो आपको सही नहीं लगा सकते अंदाज़ा एग्जैक्टली कि कंपनी की कैश फ्लो की क्या पोजीशन है। तो कंपनी की कैश फ्लो को समझने के लिए क्या है, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाया जाता है पर्टिकुलरली यूजिंग इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, और वो 2 साल की आपको ज़रूरत पड़ती है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की, वो यूज़ करके आप इसे करते हैं। नज़र आ रही है स्क्रीन? ये लोअर्स का केस है, ये यू कैन सी दिस। यस सर। बुक का नज़र आ रहा है ना ये? हाँ, ये तो नजर ये जी ठीक है। तो क्योंकि आप जो है आप अपने अकाउंटिंग में जो इनकम स्टेटमेंट करते हैं उसके अंदर बहुत सारी नॉन कैश आइटम्स भी होते हैं। जैसे आप डेप्रिसिएशन करते हैं, सबसे मशहूर नॉन कैश आइटम है, एक्सपेंस में माइनस करते हैं लेकिन एक्चुअली वो पैसा आपका अकाउंट से जाता नहीं है। फिर आप अकाउंट रिसीवेबल को भी रेवेन्यू में लेते हैं, यानी वो पैसा जो आपने कस्टमर को देना है, ने आपको देना है, उसे आप अपने रेवेन्यू में ऐड करके दिखाते हैं कि ये हमारी सेल्स है। इसी तरीके से वो पैसा जो आपने अपने सप्लायर्स को देने हैं, दिए नहीं है, उसको आप लायबिलिटी की शक्ल में दिखाते हैं। तो इसलिए आपका जो इनकम स्टेटमेंट होता है, इवन बैलेंस शीट होता है, वो ट्रू पिक्चर नहीं बताता कि आपकी जो है कैश की क्या पोजीशन है। हाँ, इतना बता देता है वो भी 30 जून को कि जनाब आपका कैश का बैलेंस इतना है, जो कि 1 जुलाई को चेंज हो जाएगा, तो वो भी इतना मटीरियल नहीं रहता। अच्छा, जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव है, इन्वेस्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, वो ये देखना चाहते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है, कि आप जो कैश यूज़ कर जो कंपनी चला रहे हैं तो आपके अंदर इतनी लिक्विडिटी है या फ्यूचर में यू विल बी एबल टू, खास तौर पे शॉर्ट टर्म में यू विल बी एबल टू पे टू योर वेंडर्स और दूसरे बैंकर्स, इन सबको आप पे करने के काबिल है या नहीं है। क्योंकि बैंक के पास फॉर एग्जांपल अगर आप लोन के लिए जाते हैं तो उनके लिए इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट्स आर नॉट इनफ। बैलेंस शीट से उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ठीक है जनाब आपके पास इतने एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज़ हैं, लेकिन क्या आप इस काबिल हैं कि आप कैश फ्लो को कंटिन्यू कर सकते हैं पॉजिटिवली, ताकि जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं वो आप पे कर सकें। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब आपके कंपनी ग्रो करती है बिजनेस में और ज़्यादा सेल्स होती हैं तो आपको ज़्यादा मटेरियल मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। जब आप ज़्यादा मटेरियल मैन्युफैक्चर करते हैं या परचेज करते हैं तो आपका कैश ड्रेन होता है, आप अपने सप्लायर्स को पे कर रहे होते हैं, वो आप अपनी इन्वेंट्री में रखते हैं, फिर कस्टमर्स ख़रीदते हैं, वो अकाउंट रिसीवेबल आप जनरेट करते हैं, फिर आपके पास पैसा आता है, तो टाइम लैग है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज को शॉर्ट टर्म में ज़रूरत पड़ जाती है कि उनको कहीं उनको कैश की ज़रूरत पड़ जाती है, उनका कैश शॉर्ट हो जाता है, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, कि वो इतना कैश ले सकें तो कि जिसको कि वो कंटिन्यू कर सके अपने बिजनेस को। फिर जब आगे जब उनके पास कैश फ्लो बेहतर होता है तो वो उसे पे कर देते हैं। तो कंपनीज के पास इसीलिए ओडी की फैसिलिटीज़ होती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म लोन्स की फैसिलिटीज़ होती हैं, वो शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं बैंक से ताकि बिजनेस को कंटिन्यूटी के साथ चलाते रहें। तो ये आपके पास अगर एक दिन आकर के अचानक आपका फाइनेंस मैनेजर खड़ा हो जाए, जी आप चीफ एग्जीक्यूटिव में कहेंगे सर कैश नहीं है कुछ करें, तो ये सिचुएशन ठीक नहीं है। तो जब आपकी स्टेटमेंट्स प्रॉपर आते रहते हैं आपके पास, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो दिस गिव्स, और फिर आप जो है वो एनालिसिस भी करते हैं जो आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो आप एज चीफ एग्जीक्यूटिव आपको पता रहता है कि कंपनी के फाइनेंस की क्या कंडीशन है, और आपको जो है वो, क्योंकि ये ब्लड है,
फाइनेंस इज ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्लड तो आपको रेगुलरली सप्लाई करना है। कंपनी अगर एनेमिक हो गई है तो आपको उसके लिए ठीक करना है, और अगर बिल्कुल ही एनेमिक हो जाएगी तो डेड हो जाएगी कंपनी। तो इसलिए कैश फ्लो को थ्रू आउट आपको मेंटेन करना पड़ता है। एंड फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव इट इज ए सिन टू हैव नेगेटिव कैश फ्लो। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आप बोरिंग करके उसको मेंटेन करें, तो इस तरह सूरत हाल आगे बेहतर हो जाए, देन इट्स ओके। ये करते बड़ी बड़ी कंपनीज करते। ये सब भी जब अपना बहुत बड़ा कंसाइनमेंट यानी कि शिप्स आते हैं उनके कतर ऑयल से, तो उनको पेमेंट्स करनी होती है, तो बाज़ औक़ात उनके पास इतना कैश नहीं होता, तो वो फिर बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए कैश लेते, जब वो पेट्रोल बेच करके वो कैश पे कर देते। तो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स लोन लेते, तो इसको हम अनहेल्दी नहीं कहेंगे। अनहेल्दी हम इस बात को कहेंगे कि जब लोन्स की पेमेंट का टाइम आए या शॉर्ट टर्म बोरोइंग की पेमेंट का टाइम आए, तो उसको पे करने के लिए उनको मजीद बोरोइंग करनी पड़े, तो एज ए रिजल्ट वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। हम कहेंगे डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, ये कंपनी अपने कैश फ्लो को मैनेज नहीं कर पा रही है। ठीक है, जैसे आप पाकिस्तान जो लोन लेता है वो इसलिए लोन लेता है ताकि जो लोन लिया हुआ है उसको पे कर सके या उसका इंटरेस्ट पे कर सके। So this is a very bad situation. This is not sustainable situation. तो एज चीफ एग्जीक्यूटिव आपको कंपनी के अंदर कैश फ्लो को हर वक्त मॉनिटर करते रहना पड़ता है। अब कोई बड़ी पेमेंट आपकी ड्यू हो गई है, मिसाल के तौर पे आपने बैंक से लिया था, आपने प्लांट लगाने के लिए $10 million लिया था, अब उसका आप $1 million हर साल पे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट अलहदा पे करते हैं, तो $1 million पे करने का टाइम आए तो इट्स अ बिग पेमेंट। तो उस बिग पेमेंट के लिए क्या आपके पास इनफ कैश है कि आप पे कर सकें? तो आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमें हर साल दिसंबर में बैंक को $1 million पे करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको पहले से कैश को इस तरह से मैनेज करना है कि $1 million शुड बी अवेलेबल टू पे टू द बैंक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेजर पेमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, और उन मेजर पेमेंट्स के अगेंस्ट में आपके पास कितनी रिसीविंग आ रही है, यानी आपकी रिसिप्ट कितनी है और कैश आउटले कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर आप कंपनी के कैश फ्लो को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव और फाइनेंस मैनेजर में जो है वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, कॉन्फिडेंस के इसका रिलेशनशिप होता है, तो फिर उसको वो अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। ओके, तो ये दो पोजीशन इसीलिए की पोजीशंस होती हैं, और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पूरी दुनिया में एक उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये दो पोजीशन आपको रिपोर्ट करनी होती है। किसान में फॉर्म 29 पे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी का एग्जीक्यूटिव कौन है और कंपनी का फाइनेंस मैनेजर कौन है, और ये जो है वो टेम्परेरी, ये पोजीशंस जो है परमानेंट पोजीशंस होती हैं। ओके जनाब, तो पर्पस ऑफ स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? पहला पर्पस ये है कि कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट पॉजिटिव कैश फ्लो इन फ्यूचर पीरियड्स। जाहिर है कि आप ये पॉजिटिव कैश फ्लो रखेंगे ना, तो ये देखा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से पता चलता है कि आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं है। फिर आपकी जो एब्लिगेशंस हैं, ऑब्लिगेशंस क्या है? जो आपने अकाउंट्स पेएबल को पे करना है, जितने सारे अकाउंट्स पेएबल हैं, सैलरी पेएबल, वेजेस पेएबल, यूटिलिटी बिल पेएबल, ये सारे जितने भी पेएबल्स हैं, ये सब आप पे करने के काबिल हैं या नहीं है। और आपके पास इतना कैश है कि जो आपने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है और बोर्ड ने आपको जो डायरेक्टिव दिया हुआ है कि इतना डिविडेंड पे करना है, तो इतना डिविडेंड पे करने के आप काबिल हैं या नहीं। फिर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की कंपनी की नीड कितनी है, जो जो अभी हम फाइनेंसिंग में देखेंगे, फाइनेंसिंग में क्या चीज़ है ये वो उसका भी पता चलता है। अच्छा, और फिर जाहिर है कि जो आपका नेट इनकम आ रहा होता है इनकम स्टेटमेंट में, वो एक्चुअली उतना कैश आपके बैंक में होता नहीं है, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट्स पे बिल, अकाउंट रिसीवेबल और डेप्रिसिएशन और दूसरे नॉन कैश चीज़ों की रेवेन्यूज़ की क्या पोजीशन है। ठीक है, और कैश इक्विवेलेंट्स अगर आपके चेंज हो रहे हैं बिगिनिंग पीरियड में और एंडिंग पीरियड में, तो उसकी क्या रीज़न है। तो आपका जो बिगिनिंग का जो कैश होता है, 1 जुलाई का जो कैश होता है, वो 30 जून के बैलेंस शीट में लिखा होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। वो 1 जुलाई को आपका बिगिनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, और 30 जून को जो आप लिखते हैं वो आपका एंडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। तो ये भी एक इंडिकेटर होता है
ये पहले के पिछले साल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या था, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आई होप आप समझते हैं कि पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि ये जो आपके पास लिक्विड सिक्योरिटीज होती हैं जिनको आप फॉरेन कैश में कन्वर्ट कर सकें, वो सब कैश इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं। अच्छा जनाब, तो ये क्लास हो गया कैश फ्लो का मकसद, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आप क्यों डेवलप करते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग के दो तरीके हैं, एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है और एक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। हम जो इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम जो पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहा है वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। यानी किसी की सैलरी एक्रू हो गई कि अब उसे पे करना है तो आप उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन इतना कैश आपके बैंक से जाता नहीं है, जब आप पे करते हैं तब जाता है। इसी तरीके से जब आपने किसी को कोई मटेरियल सेल कर दिया तो आपका रेवेन्यू एक्रू हो गया, अब उस कंपनी की लायबिलिटी है कि वो आपको ये पे करे, तो आपका एसेट हो गया। तो ये चूंकि आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं, इस वजह से आपके एक्चुअल कैश फ्लोज में और इनकम स्टेटमेंट में जो आपका नेट इनकम आ रहा है दोनों में फर्क होता है, होना चाहिए। ठीक है, तो और फिर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर आप करें, जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे काम करते हैं कि जितना कैश आता है उसको नोट कर लेते हैं, जितना कैश जाता है उसको नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि बैलेंस कितना है। तो वो छोटी कंपनीज में ये चल जाता है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी कंपनी में अगर आप इस तरह अकाउंटिंग करेंगे तो ये आपको ट्रू पिक्चर नहीं देगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर एक छोटी सी कंपनी है, उसने कोई इक्विपमेंट खरीदा, अब छोटी सी कंपनी ने इक्विपमेंट खरीदने के लिए अच्छा खासा पैसा लगा दिया, दैट इक्विपमेंट दे विल यूज फॉर 10 ईयर्स, लेकिन इस साल उन्होंने उसको सारा अगर एक्सपेंस में ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो इस साल उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, माइनस में होगी या कम होगी, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ें, इस इन चीज़ों की वजह से आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप बेसिकली जिस अकाउंटेंट को डील कर रहे हैं वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, और एज चीफ एग्जीक्यूटिव आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर वक्त ये मेक श्योर करें कि कंपनी में कैश शॉर्ट ना हो। और अगर आपका ये इंडिकेटर बता रहा है कि फ्यूचर में 2 महीने के लिए आपका कैश शॉर्ट होगा, तो यू मस्ट बी एबल टू बोरो फ्रॉम बैंक्स या लेंडर्स या फिर अपने ओनर्स से आप इक्विटी ले सकते हैं। ठीक है, या डिफरेंट मेथड्स हैं वो देखेंगे, और आप उस तरह से उस शॉर्टफॉल को जो शॉर्ट टर्म शॉर्टफॉल है उसको पूरा कर लें। लेकिन अगर कंटिन्यूटी के साथ ये रिक्वायरमेंट आ रही है कि आपको मुसलसल कैश की ज़रूरत पड़ रही है, तो बैंक्स के भी कान खड़े हो जाएंगे, दूसरे स्टेक होल्डर्स के भी कान खड़े हो जाएंगे, और फिर आपको कैश मार्केट से लेने में डिफ़िकल्टी होगी, इवन ओनर्स से भी कैश लेने में डिफ़िकल्टी होगी इक्विटी की शक्ल में। और जिस तरह के आपने देखा कि स्टील मिल में एंड में क्या हो रहा था, गवर्नमेंट हर महीने उनको कुछ पैसे देती थी या 2-3 महीने के बाद कुछ पैसे देती थी, फिर इस तरह चलते रहते थे, फिर चलते चलते आखिर में बंद हो गया। तो ये इंडिकेटर होता है कि जब आपको हर वक्त कैश की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि आप नेगेटिव कैश फ्लो पे हैं। नेगेटिव कैश फ्लो में कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि यू आर हेडिंग टुवर्ड डिजास्टर, बैंक्रप्सी, इस तरह की किसी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, until unless you take some corrective action। कैश फ्लो के अंदर आप 3 तरह की एक्टिविटीज को रिपोर्ट करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, जो पूरा साल इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। उससे मुराद ये है कि आपने कितना रेवेन्यू अर्न किया है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कितने एक्सपेंसेस किया है, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपका कैश जनरेट होता है, और इट इज डिजायरेबल एंड जनरली दिस हैपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपका पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट होता है। तो सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी होती है वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरी इलस्ट्रेट कर दिया है अलीसन कॉरपोरेशन में कि किस तरह से आप उसको बताते हैं कैश फ्लो बनाते कैसे। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज देखिए कि फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उन्होंने क्या किया है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, यानी उसमें से जो अकाउंट रिसीवेबल है वो हटा दिया है। आपके रेवेन्यू के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं,
एक होता है जो कैश आप रिसीव कर चुके, और एक होता है जो अकाउंट रिसीवेबल होता है जो आपने रिसीव करना है। तो वो कैश की शक्ल में अभी आपके पास आया नहीं है, तो उस अकाउंट रिसीवेबल को अगर आप हटा दें तो हम कहेंगे कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स इतना है, $870,000। फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड, अगर आपने मिसाल के तौर पे कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, कहीं से कोई सिक्योरिटीज शेयर्स ये चीज़ें खरीदी हुई हैं, बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, तो जाहिर है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है और डिविडेंड्स भी मिलता है। तो वो इन्होंने लिख दिया है कि उसका उनका जो कैश आया है वो $10,000 है। आमतौर पे एक डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ये काम करता है। तो ये हो गया कैश रिसीव्ड या प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी इतना कैश आपके पास आया कैश। फिर आप जाहिर है कैश पे भी करते हैं, किनको पे करते हैं, सप्लायर्स को पे करते हैं और एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं। तो आप ये कैलकुलेट करते हैं जनाब सप्लायर्स को कितना पे किया, एम्प्लॉयज़ को कितना पे किया। फिर इंटरेस्ट पे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये नोट कर लीजिए आप कि जो इंटरेस्ट पेड होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। FASB की, फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग, क्या अकाउंटिंग सर्विसेज बोर्ड है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लें, क्योंकि उनकी लॉजिक ये है कि जो पैसे इंटरेस्ट पे लिए जाते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए लिए जाते हैं। तो आप उसको इंटरेस्ट को यहाँ पे शो करते हैं। इनकम स्टेटमेंट भी जब आप बनाते हैं तो आपने लोगों ने प्रैक्टिस की है तो आपको याद होगा कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस EBIT, फिर माइनस इंटरेस्ट पेड, तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस आता है, और जब टैक्स भी पे कर देते हैं तो आपकी नेट अर्निंग्स आती है। तो इनकम स्टेटमेंट में भी जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो आप एज इंटरेस्ट एक्सपेंस लेते हैं, इसलिए इंटरेस्ट यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। इसी तरीके से जो आपने इनकम टैक्स पे किया है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा मिलाता है। तो आपको कुछ कैश रिसीव हुआ है, और जो कैश रिसीव हुआ है दैट इज $880,000, और जो कैश आपने डिसबर्स किया है दैट इज $830,000। तो डिफरेंस क्या है? $50,000। तो इस तरह ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपको $50,000। ठीक है, तो आपका पहला पोर्शन है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेजर दो चीजें हैं कि कैश आपने रिसीव कितना किया है और कैश आपने पे कितना किया है। ठीक, और ये फॉर्मेट उन्होंने बना दिया है, आगे हम इसके भी और डिटेल्स भी देख लेंगे। तो अगर आप लोगों को फॉर्मेट में इश्यू होगा तो एग्जाम में आई विल प्रोवाइड यू फॉर्मेट, ठीक है, ताकि आप फिर उसको फिल कर सकें। अक्सर मकसद तो ये है कि आप इन चीज़ों को इंटरप्रेट करने की सलाहियत रखें। इनकम स्टेटमेंट को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, बैलेंस शीट को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। अच्छा जनाब, कैश फ्लोज फ्रॉम, उसके ये हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट क्या है? कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करती है। अब बाकायदा ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है जो कि ये काम करता है, और फाइनेंस के लोग काम करते हैं, उसमें ट्रेजरी के भी लोग होते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये होती है कि कुछ आप आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये पहले ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी कि आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेते हैं। यानी आपके पास एक्स्ट्रा कैश है, आप क्या करते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं जिसके बारे में आप समझते हैं कि शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। फिर जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप उन्हें सेल कर देते हैं, उसके ऊपर कभी लॉस भी हो जाता है। तो आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ परचेज भी करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें सेल भी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ इन्होंने परचेज भी की है और फिर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल यानी उसको सेल भी किया, ज़रूरत पड़ने पे $40,000 के सेल भी कर दिया। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में क्या चीज़ें आ जाती हैं? शेयर्स, बॉन्ड्स, कमोडिटी मार्केट के डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोन्स दे रहे या ले रहे तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। तो अगर आप लोन दे रहे हैं तो वो लोन मेड टू बारोअर्स और कलेक्शन ऑन लोन्स, ये दोनों आपने पॉजिटिव नेगेटिव दिखा दिया कि आपने जो लोन दिया है वो ज़ाहिर है कैश गया है, और जो आपने कलेक्ट किया है वो लोन आया है।
तो ये इसको कहते हैं लोन। अच्छा जनाब, परचेजेस ऑफ, ये आप देखिए जहन में रखिए कि जो आप लोन ले रहे हैं वो तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा रहे हैं, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इंटरेस्ट पेड इज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, उसके बाद आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी ये होती है कि आप कोई एसेट्स खरीदते हैं, प्लांट एसेट्स खरीदते हैं, पूरा प्लांट खरीदते हैं या कोई इंजन खरीदते हैं, प्लेन खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, प्लांट एसेट्स है। तो उसमें जाहिर है आपका कैश आउटफ्लो होता है। तो आपने देखा कि परचेज ऑफ प्लांट एसेट्स का कैश आउटफ्लो हो गया 160,000। और अगर आपके पास प्लांट एसेट्स हैं जो कि आपके बेचना चाह रहे हैं, पुराना हो गया है या डेप्रिशिएट हो गया है, तो उससे प्रोसीड कर आते हैं, यानी उसको सेल करने से जो पैसे आएंगे वो तो आपके पास आएंगे। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ प्लांट एसेट $75,000 पॉजिटिव, इन सबको ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब ये हुआ कि आप अपनी कंपनी को फाइनेंस करने के लिए जितने सारे काम कर रहे हैं वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। यानी कंपनी की एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए पैसा चाहिए ना आपको, वो पैसा जो भी आप अरेंज कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, ले रहे हैं पैसे या दे रहे हैं, वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जा रहा है। और सबसे बड़ा फाइनेंसर कंपनी का आमतौर पे कौन होता है, ओनर्स होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे ये जो नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग कैपिटल स्टॉक, यानी उन्होंने स्टॉक्स बेचे अपनी कंपनी के तो उससे $50,000 आए। और डिविडेंड्स भी पे किया है अपने ओनर्स को, $40,000 चले गए। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के और तरीका क्या होता है कि जैसे आपको वो वर्किंग कैपिटल चाहिए तो आप शॉर्ट टर्म बोरिंग करते हैं। और अगर आपको अपने प्लांट खरीदने के लिए ज़्यादा बड़ी अमाउंट चाहिए जो आप एक साल में पे नहीं कर सकते, उसके लिए आप लॉन्ग टर्म बोरिंग करते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग भी इसमें आता है और शॉर्ट टर्म बोरिंग भी इसमें आता है। और जाहिर है कि जब आप बोरिंग कर रहे हैं तो उसे पे भी करेंगे, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग इसी में आता है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा होता है। और जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने एक चीज़ दी हुई है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग बॉन्ड्स पेएबल, वो प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग बॉन्ड्स पेएबल। बॉन्ड पेएबल क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आप कोई प्लांट लगा रहे हैं, तो प्लांट लगाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए। अब ओनर से आपने कुछ इक्विटी रेज कर लिए बट इट इज़ नॉट इनफ, तो आप बॉन्ड्स इश्यू करते हैं। बॉन्ड इश्यू करते हैं तो बॉन्ड इश्यू किया आपने मिसाल के तौर पे $10,000 का, तो वो $10,000 फेस वैल्यू होती है, लेकिन वो आप पे करेंगे उसको $10,000 10 साल के बाद, जो भी आपने उसमें रखा है। तो जो भी परचेज करेगा वो आपसे $6,000 में परचेज करेगा, $5,000 में परचेज करेगा, क्योंकि वो 5-10 साल का इंटरेस्ट भी चाहिए उसे। तो आप बॉन्ड्स इस तरह से इशू करके क्या पैसे रेज कर लेते हैं ताकि आप अपने बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकें। तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके लोगों का ट्रस्ट होता है, तो उनके बॉन्ड्स भी इशू होते हैं। जैसे धन फाइबर ने एक ज़माने में बॉन्ड्स इशू किया था, दीवान ग्रुप ने बॉन्ड्स इशू किया था, कराची इलेक्ट्रिक ने बॉन्ड्स इशू किए थे। तो वो बॉन्ड्स पे कर लेते हैं, जो सॉलिड कंपनीज होती हैं उनके बॉन्ड्स खरीद लेते हैं मार्केट में। तो बॉन्ड्स और स्टॉक में फ़र्क ये होता है कि बॉन्ड हर सूरत में उस कंपनी ने पे करना है आपको, जबकि जब जो जो कैपिटल स्टॉक है उस प्रॉफिट होगा तो आपको देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको नहीं देंगे। लेकिन बॉन्ड कंप्लीट लाइबिलिटी होती है। तो बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉक खरीदने के बजाय बॉन्ड खरीदते हैं। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। एक चीज़ आप नोट कीजिए यहाँ पे कि लोन मेड टू बोरोवर्स लिखा हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, और जो पेमेंट्स कर रहे हैं वो है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। जो आप लोन दे रहे हो तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेते हैं, और जो लोन आप पे करते हैं तो वो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेते हैं। ओके, तो कोई सवाल? सर एक बार फिर जरा एक्सप्लेन करेंगे कि बॉन्ड्स जो हैं लायबिलिटीज क्यों हैं?
बॉन्ड लाइबिलिटी इसलिए है कि मिसाल के तौर पे मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब मैं कराची इलेक्ट्रिक का चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब कराची इलेक्ट्रिक का चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो कराची में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, इसलिए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं एक और पावर प्लांट लगा दूं तो मैं ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अब मैं अपने कैश की पोजीशन देखता हूँ, तो मुझे पता चला कि पूरा पावर प्लांट लगाने के लिए $10 मिलियन की ज़रूरत है। अब $10 मिलियन में से $1 मिलियन मेरे पास है मौजूद प्रॉफिट्स की शक्ल में, जो मैंने रिटेन अर्निंग्स रखा हुआ है। अच्छा, जो स्टॉक्स अगर मैं इशू करता हूँ, जो हमें मार्केट में अंदर स्टॉक्स इशू करता हूँ, तो $4 मिलियन उससे भी मैं रेस कर सकता हूँ। तो $4 मिलियन मैंने मजीद स्टॉक्स इशू कर दिए ऑर्गेनाइजेशन के, उससे $4 मिलियन मैंने कर लिया, तो $5 मिलियन हो गए। स्टिल $5 मिलियन शॉर्ट है। अब बैंक्स देखते हैं कि जनाब ये तो $5 मिलियन तो जमा करके बैठे हुए और इनकी फिजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, और ये प्लांट लगा लेंगे तो आराम से इनको इससे मिलती रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है तो रेवेन्यू तो ये अर्न करेंगे, इसमें रिस्क कम है। तो बैंक्स कहते हैं ठीक है जनाब, $5 मिलियन आप हमसे लो। इस तरह $10 मिलियन पूरे। अच्छा, बैंक्स जो है वो बड़े बड़े लोन्स देती है, $1 मिलियन $2 मिलियन के। तो बाद वक्त बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आपने अखबारों में इश्तहार में भी देखे होगा कि 3-3 4-4 बैंक्स या इन्वेस्टमेंट कंपनीज, जैसे ये आपका AQD है या NIT है या ये लोग हैं, ये लोग फिर वो सारे करते हैं। अच्छा, बॉन्ड्स को स्टॉक एक्सचेंज में भी इशू किया जाता है कि जनाब 10-10 हज़ार डॉलर के या $1-1 हज़ार के बॉन्ड्स इशू कर दिए इन्होंने। अब ये बॉन्ड्स जो है ये आम आदमी खरीदता है। क्यों खरीदता है? कि ठीक है भाई, 10 साल बाद मैं इसको, मुझे जब इसको इन कैश कराऊंगा, जैसे आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हैं, तो क्या होगा कि मुझे $10,000 मिलेगा। अभी मैं इसको $6,000 में परचेज कर लेता हूँ, 10 साल बाद मेरा बेटा जब पढ़ने के लिए जाएगा तो $10,000 की जरूरत पड़ेगी, तो ये मैं इन कैश कर लूँगा। तो इन पर्पसेस के लिए लोग बॉन्ड खरीदते हैं कि उसके अंदर सेफ्टी भी है, और लॉन्ग टर्म में जब पैसों की ज़रूरत होती है तो उसे इन कैश करा सकते हैं। दरमियान में भी इन कैश करा सकते हैं, लेकिन फिर उनको उतने पैसे नहीं मिलते, उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं जितना टाइम पीरियड पास हुआ है। तो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल कैश जनरेट करने। कोई भी आप किसी की भी कभी भी उठा करके आप लकी सीमेंट का बैलेंस शीट देख लें, तो उसमें लोन होगा बैंक का। कोई भी इन्वेस्टर पूरा अपना कैश नहीं लगाता किसी इन्वेस्टमेंट। इसके दो रीजन है। एक तो रीजन ये है कि उसका पूरा का पूरा रिस्क उसी का हो जाता है, और इन्वेस्टर्स जो है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते कि प्लांट में पूरी इन्वेस्टमेंट अपनी कर दें। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि पूरी इन्वेस्टमेंट अपनी खुद ही करते हैं। वो क्या करते हैं, ये 50-60% इन्वेस्ट वो खुद करते हैं, और जब 50-60% इन्वेस्ट करते हैं तो उसी को कोलेटरल के तौर पर यूज करके बाकी 40% बैंक से ले लेते हैं। उस और बैंक इसलिए दे देता है कि बैंक को पता है कि मैं जितने पैसे दे रहा हूँ उससे ज़्यादा कैसेट तो ये उनके पास मौजूद है। तो बैंक के पास कोलेटरल है। कोलेटरल का मतलब है एक ऐसी चीज़ है जिसको बेच करके वो अपना नुकसान पूरा कर सकते। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आपने अर्न किया, मिसाल के तौर पे 15% अर्न किया, तो ओनर को डबल फायदा हो जाता है। ओनर को डबल फायदा कैसे होता है कि बैंक का इंटरेस्ट है 10%, वो 10% बैंक को दे देता है, बाकी बचा 5%। ये 5% का फ्री स्प्रेड उसको मिल जाता है। यानी बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर भी 5% उसे मिल जाता है, और जो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है उस पर तो 15% मिल ही रहा है, तो उसका रिटर्न बढ़ जाता है, 20% हो जाता है। अब बैंक को अपने प्रिंसिपल से इतना इंटरेस्ट नहीं होता है जितना इंटरेस्ट से इंटरेस्ट होता है। अगर कंटिन्यूटी के साथ इंटरेस्ट मिलता रहे, दे आर हैप्पी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसको कहते हैं लिवरेजिंग, और हम रेशियोज में पढ़ेंगे। इसको गियरिंग भी कहते हैं। अब गियरिंग बाज कंपनीज करती हैं 50-50, लिवरेजिंग करती हैं 50-50, यानी 50% इक्विटी फाइनेंसिंग है और 50% डेट फाइनेंसिंग है। डेट फाइनेंसिंग का फायदा ये होता है कि डेट पे लोन पे करने के बाद भी प्रॉफिट का कुछ पोर्शन ओनर के लिए बच जाता है,
तो ओनर 50% लगा के ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है कंपेयर टू पूरा 100%। ये लिवरेजिंग करते हैं। और जब आपकी कंपनी बूम में चल रही होती है, आपकी कंपनी 100% सेल में चल रही होती है, लिवरेजिंग का बड़ा फायदा होता है। लेकिन यही सेल जब आपकी डाउन होती है, 60% 70% पे आ जाती है, तो ये इंटरेस्ट आपके ऊपर बोझ बन जाता है, क्योंकि आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं वो उसका ज़्यादा पोर्शन या सारा पोर्शन इंटरेस्ट में निकल जाता है। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी है। बाज़ इंडस्ट्रीज में जो गियरिंग होती है वो 70-30 होती है, 80-20 होती है, 60-40 होती है, बाद में 50-50। इज इट क्लियर? नहीं सर, समझ में आ गया, थैंक यू। हाँ, तो ये जो लोन लेने का मकसद है ना, वो इंटरेस्ट का जो पहलू है वो तो आपको पता ही है, बहुत ही गलत चीज़ है। लेकिन ये कि उसका पहलू जो है वो ये है कि उससे आपका रिस्क भी कम हो जाता है, पैसे भी कम लगाने पड़ते हैं, और आपका रिटर्न भी बढ़ जाता है। और अमेरिका वगैरह में तो ये प्रैक्टिस यहाँ तक चली गई है कि उन लोगों ने अपने प्लांट्स को बेच करके, बिल्डिंग्स को बेच करके, और उसके ऊपर कंपनी से वो पैसा ले लिए और बिल्डिंग को मॉर्टगेज करा दिए। उसका मंथली पेमेंट करते रहते हैं, वो अपने इनकम स्टेटमेंट में उनके लिहाज से वो रेंट एक्सपेंस देते रहते हैं, और जो पैसा उनका वहाँ से फ्री हुआ वो उसके ऊपर अब दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं या मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये आप देखिए कि बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट से निकल चुका है, उसके पास हार्डली 1% शेयर रह गया है माइक्रोसॉफ्ट का, और उसने अपना बिल गेट्स फाउंडेशन बना दिया। बिल गेट्स फाउंडेशन क्या कर रही है, जितना उसका प्रॉफिट आता है या जितने पैसे उसको मिले थे माइक्रोसॉफ्ट से निकलने के बाद, उन सब पैसों को वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, मेडिसिन के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है। और प्लस माइक्रोसॉफ्ट से उसको इक्विटी जितनी है उसके ऊपर उसको डिविडेंड भी आ रहा है। तो ये बहुत सारी कंपनीज इस तरह से करती हैं कि इस तरह वो अपना जो कैश है वो बिजनेस में से निकाल करके उसकी फाइनेंसिंग ज़्यादा जो है वो बैंक से करवा लेते हैं, और उसमें रिस्क आपका कम हो जाता है। अगर कंपनी डूबती है तो बैंक डूबता है, लेकिन बैंक इसलिए नहीं डूबता, अगर बैंक ने बहुत प्रूडेंट लोन दिया है, देख दाख कर लोन दिया है, तो उसके पास वो कोलेट्रल होता है, इसको बेच करके वो अपना नुकसान पूरा कर सकता है। तो एक तो बात ये आप समझ गए होंगे कि एक्रूअल बेसिस में और कैश बेसिस में क्या फ़र्क है, ये तो पता है आप लोगों को। जी, एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है और एक एक्रूअल बेसिस। हाँ, क्या क्लियर है, बताओ जरा। सर कैश बेसिस में ये होता है कि जब मतलब एक्चुअली में जब कैश आए या कैश जाए तो उस चीज़ को हम नोट डाउन करें या एडजस्ट करें जिस तरीके से, ठीक है। लेकिन एक्रूअल में ये होता है कि जब वो चीज़ हैपन हो जाए, इवन कैश अभी फ्लो नहीं हुआ, ना आया है, मतलब ट्रांजैक्शन नहीं हुई एक्चुअली में, लेकिन वो चीज़ आपके ऊपर मतलब वो आपके बिजनेस में हो गई, जैसे ट्रांजैक्शन हो गई है, आपने, हाँ ट्रांजैक्शन कैश जी, आया लेकिन नहीं, कैश एक्चुअली में नहीं आया है जी, या गया, आया ना तो गया। वो, हाँ वो तो वो एक्रूअल बेसिस होती है। वेरी गुड, क्या बात। तब अच्छा जनाब, ये एक एग्जाम्पल दी है इन्होंने, वही अलीसन, इनको अलीसन फेवरेट है, तो उसमें जो है वो उन्होंने बताया है कि जनाब ये इनके रेवेन्यूज एंड गेन्स है इस कंपनी के। ये बेसिकली इस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक सेल होती है और एक एक्सपेंस होता है, दो ही चीज़ें होती हैं। तो दो पोर्शन में इन्होंने डिवाइड कर दिया। सेल की उन्होंने डिटेल्स बता दी कि नेट सेल्स हैं, कुछ डिविडेंड से इनको रेवेन्यू आता है, कुछ चीज़ें उन्होंने किसी को लोन दी उसका इंटरेस्ट से रेवेन्यू आता है, ठीक है। प्लांट एसेट बेच दिया उन्होंने कोई पुराना, उससे गेन हुआ है, ये सब इनके टोटल रेवेन्यू हो गया। यानी ये सब आपके पास सारा इनफ्लो है। आउटफ्लो में क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे बड़ा आउटफ्लो होता है, जो आप मटेरियल बनाते हैं या परचेज करते हैं सेल करने के लिए, उसके ऊपर आपका बहुत बड़ा आउटफ्लो होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आमतौर पे लार्जेस्ट आउटफ्लो होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसके बाद आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेजेस एंड सैलरीज होती हैं, फिर यूटिलिटीज़ होती हैं, फिर इंश्योरेंस होता है, फिर रेंट होता है, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आती हैं। उसके बाद फिर जो है जाहिर है कि दो और एक्सपेंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक आपने लोन लिया हुआ है बैंक से, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं,
वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। और फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से जो रेवेन्यू आया है, जो इनकम हुई है, उसके ऊपर आप इनकम टैक्स भी पे करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस भी होता है। अच्छा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का लॉस वो आप यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। वो आपने पहले भी जो प्रैक्टिस किए उसके अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज का लॉस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे लेते हैं। जैसे आपने यूनिलीवर का शेयर खरीदा हुआ है, पीएनजी का शेयर खरीदा हुआ है, शेल का, पीएसयू का, इनके शेयर्स खरीदे हुए हैं, पीआईए के शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो जब आपने जितने में खरीदा था, बेचने के टाइम में उससे कम में बेचा, तो वो जो पैसे हैं वो तो आपके चले जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, लेकिन इसका जो लॉस है वो इनकम इसमें आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो कैश फ्लो का जो, ये तो इनकम स्टेटमेंट, जब भी आपको कैश फ्लो बनाने दिया जाएगा, आपको इनकम स्टेटमेंट देंगे और 2 साल के बैलेंस शीट देंगे। अब पहले एग्जाम्पल में उन्होंने 2 साल का बैलेंस शीट नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने ये बता दिया है कि उसकी पोजीशन क्या है। और आपको पता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो कैश फ्लो और एक्रूअल बेसिस का कितना फ़र्क है। तो इसमें जो सबसे पहली लाइन दी हुई है कि अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज्ड बाय $30,000 ड्यूरिंग द ईयर, यानी पिछले साल अगर अकाउंट रिसीवेबल $120,000 था, इस साल का बैलेंस शीट बता रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल $150,000, यानी अकाउंट रिसीवेबल में पूरे साल के दौरान $30,000 का इंक्रीज हुआ है। अब इसका मतलब क्या है सिद्रा, इसका मतलब क्या है? सर मुझे लगता है कि जिन्होंने पूरे साल अपनी सेल करी है उसमें उनकी 30,000 का उनका इंक्रीज शो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यस दैट्स ट्रू, अगर अकाउंट रिसीवेबल 30,000 ज्यादा है, इसका मतलब है कि कस्टमर्स ने इनको कम पे किया है। ठीक है, और $30,000 और हैं जो आपने कस्टमर से पे करने। ठीक है, कैश फ्लो जब आप उसको एक्चुअल कैश फ्लो बनाएंगे तो यही चीजें देखेंगे कि जो चीजें कैश नहीं है उनके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। इस जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि आप ये देखेंगे कि उनका डिफरेंस क्या आ रहा है। जो चीजें नॉन कैश है, जैसे अकाउंट रिसीवेबल नॉन कैश है, वो तो जब कैश में रिसीव होगा तो होगा ना। अभी तो जो आपने उसको अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक अमाउंट है, इसका कैश नहीं आया। तो अभी 30,000 और बढ़ गया का मतलब ये हुआ कि पिछले साल के मुकाबले में कस्टमर ने $30,000 और नहीं दिए आपको। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड रेवेन्यू जो है वो तो कैश बेसिस पर रिक्वायर्ड है। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। जी जी। सर जैसे आपने अभी कहा कि अकाउंट रिसीवेबल हमारा इंक्रीज हो गया 30,000 से, तो सर इसका मतलब जैसे इसका मतलब हम ये अज्यूम करें कि जो कंपनी की पोजीशन है वो अब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक कम हो गया ना, कितना कैश कम हो गया। यस ट्रू, वीक स्पॉट पे जा रही है, क्योंकि अब उनकी और मजीद उन पर उनको अभी और मजीद उन्होंने सेल करा है, उसका जो रिटर्न आया है वो अब तक उनके पास मिला नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन ये कोई बुरा साइन नहीं है, हो सकता है ये अच्छा साइन भी हो सकता है। इस तरह अच्छा साइन हो सकता है कि इस साल उन्होंने सेल ज्यादा की होगी, जब सेल ज्यादा की होगी तो अकाउंट रिसीवेबल का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि कोई बैड साइन हो। ये बैड साइन सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि उन्होंने सेल्स इंक्रीज करने के लिए ऐसे कस्टमर्स को सेल्स कर दिया है जो रिस्की कस्टमर्स हैं, जिनके खुद बिजनेस पोजीशन बहुत ख़राब है, जिनकी खुद पेमेंट की हिस्ट्री ख़राब होती जा रही है, उनका बिजनेस क्राइसिस में। उस सूरत में फिर अकाउंट रिसीवेबल में डाउटफुल अमाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन जनरली हम कहेंगे इसका मतलब है इनका बिजनेस इंक्रीज हुआ होगा और वो रेवेन्यू की नज़र भी आ रहा होगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अकाउंट रिसीवेबल है और जो सारी उसकी अमाउंट्स हैं वो हमारे केस टू केस वेरी करेंगी। कंपनी के जिस तरह कंपनी अपने आप को प्रेजेंट करेगी उसी तरह से फिर हमारा अकाउंट रिसीवेबल और जो हमारी सेल्स मैनेज हो रही है तो ही हम अपने अकाउंट रिसीवेबल को मैनेज कर पाएंगे। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। वो आपको पता है कि फिर उसके लिए टाइमलाइन बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो जो 30 days ड्यू, 60 days ड्यू, 90 days
ओवर 90 डेज, ओवर 120 डेज, जी सर, वो डिस्काउंट वो शेड्यूल बनाते हैं ना, वो इसीलिए बनाते हैं कि वो हम ये देखते हैं कि भाई हमारे अकाउंट रिसीवेबल की पोजीशन क्या है। अगर ओवर 120 डेज में बहुत बड़े अमाउंट है, दैट इज क्वेश्चनेबल। तो इसको इसीलिए सीनियर जो अच्छे जगहों पे मैनेजमेंट होती है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते और फाइनेंस को और सेल्स को पुश करते रहते कि भाई कस्टमर से ये पैसे लाओ, और जो कस्टमर से पैसे नहीं लाता है कहते भाई इस कस्टमर के साथ अब डीलिंग बंद करो, कैश बेसिस करो। तो अकाउंट रिसीवेबल पे तो नजर रखना, इवन चीफ एग्जीक्यूटिव्स तक इसके ऊपर नजर रखते हैं। अच्छा जनाब, डिविडेंड रेवेन्यू जो है वो तो कैश बेसिस पे है, तो मसला नहीं है कि डिविडेंड जब आप देते हैं तभी आप रिकॉर्ड करते हैं, तो ये तो मसला आसान हो गया। लेकिन इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इंटरेस्ट पेएबल इन्होंने लिख दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इंटरेस्ट इन्होंने पे नहीं किया, इतना एक्रू हो गया। अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये पॉइंट जरा सा आप लोग समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको कैश फ्लो बनाना आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल डिक्रीज्ड बाय $1000, इसका क्या मतलब हुआ? ये अच्छी बात लग रही है आपको या बुरी बात लग रही है? ये अच्छी बात, क्यों अच्छी बात है? सर रिसीव हो गया ना तो इसलिए डिक्रीज हो गया अमाउंट। जी बिल्कुल, कौन बोला ये? सफरीना। सफरीना, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही बात है कि भाई अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गया है, इसका मतलब है कि आप वो पैसे रिसीव कर चुके हैं। यानी पिछले साल $4000 था अकाउंट रिसीवेबल जब बैलेंस शीट बनाया, वो आपने लायबिलिटी शो की थी। इस साल जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी शो कर रहे हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल की, $3000 शो कर रहे हैं। इसका मतलब है आपने $1000 ज्यादा रिसीव कर लिया है, तो वो कैश में आया, आपके कैश में ऐड हो गया वो। अच्छा, inventory is increased by $10,000 and accounts payable increased by $15,000। अच्छा, अब ये इंक्रीज तो इन्वेंट्री में जो इंक्रीज हुआ है वो $10,000, $10,000 का आपका एसेट बढ़ गया। और लेकिन अकाउंट पेएबल, उस जो आप पे करेंगे वो $15,000 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने सप्लायर को से माल ज्यादा रिसीव कर रहे हैं, पे कम कर रहे हैं। कैसे, जरा कोई साहब बताइए मुझे। सर हम लोग के पास मटेरियल वो हम ज़्यादा ले रहे हैं और हमारे पास इतना आउटसो मतलब कैश कितना वो अवेलेबल नहीं है कि हम उसे ऑन टाइम या जो उसका ड्यूरेशन है उसमें पे कर सकें, इसलिए हमारा वो जो पेबल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। हाँ, इसका मतलब हम अपने सप्लायर को उस स्पीड से पे नहीं कर रहे जिस स्पीड से उससे खरीद रहे हैं, ऐसी बात है ना? यस सर। ठीक है, तो क्योंकि आपका इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर, और वो आप बैलेंस शीट से देख सकते हैं, तो पिछले साल इन्वेंट्री इतनी थी, इस साल इन्वेंट्री इतनी है। आपने देखा कि इन्वेंट्री तो इंक्रीज हुई है $10,000, लेकिन जो अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज हुआ है वो $15,000, यानी हमने $5,000 कम पे किए हैं पिछले साल के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये है कि हमारा, हमें जो ये पे कैश पे करना था, हम ये रोक करके बैठे हैं। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर शॉर्ट टर्म प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय $3,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे सर रेंट एक्सपेंस होता है आपका, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, आपने एडवांस में पे कर दिए, वो आपके एसेट होते हैं एक तरीके से। अच्छा चलो ठीक है, गुड। तो ये होता ये है कि देखो, आपका जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हो गया $3,000। इसका मतलब है आपकी जेब से कैश गया या आया जेब में? गया सर। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस में तो गया है ना। हाँ जाहिर है, जी बिल्कुल, पैसे गए। तो ये चीज जो है ना, ये इंक्रीज डिक्रीज, इसके अंदर सिर्फ यही बताते रहेंगे, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। अब आपको इससे समझना है, और कोई बहुत मुश्किल साइंस नहीं है, थोड़ा सा आप लॉजिक इस्तेमाल करेंगे तो समझ गएंगे कि भाई प्रीपेड इंक्रीज एक्सपेंस जब इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब हमने ज्यादा कैश पे किया।
फिर एक्रूड एक्सपेंसेस पेएबल वो डिक्रीज हुए बाय $6,000। इसका मतलब ये है कि हमने इतने पैसे ज़्यादा पे किए, जो एक्रूड एक्सपेंस थे वो हमारे डिक्रीज हो गए। इसका मतलब है कि 6,000 हमने ज़्यादा पे कर दिए उनमें से। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू $40,000। ये सिंपल चीज़ है कि $40,000 आपने एक्सपेंस में ज़रूर लिया है, लेकिन इतना कैश आपका कहीं गया नहीं। द एक्रूड लायबिलिटी फॉर इंटरेस्ट पेएबल इंक्रीज्ड बाय $7,000। हाँ भाई, जब आपका लायबिलिटी इंटरेस्ट पेएबल की इंक्रीज हो गई है, इसका क्या मतलब है कि आपका कैश गया या आपने कैश पे नहीं किया? नहीं किया, पे नहीं किया। पे नहीं किया। रीजन इज कि इंटरेस्ट पेएबल, जो इंटरेस्ट आपने पे करना था पिछले साल के मुकाबले में इस साल उसकी अमाउंट $7,000 बढ़ गई है। बढ़ जाने का मतलब ये हुआ कि वो पे आपने पैसे नहीं किए। फिर इनकम टैक्सेस की लायबिलिटी डिक्रीज हो गई $2,000 इस साल, यानी पिछले साल आपने $8,000 पे किया था टैक्सेस, इस साल आपने $6,000 पे किया है, तो $2,000 आपने इनकम टैक्सेस पेएबल में अमाउंट डिक्रीज हुई है। तो आपने इनकम टैक्स इस दफा पे किया है या रोक के बैठे हुए? पे कर दिया सर। पे कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कैश आपके पास से गया। ठीक है, तो ये जो पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है और इसी तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी काम करती है, इसके अंदर आपको ये देखना होगा कि भाई कैश, चूंकि एक्रूवल से आप कैश बेसिस की तरफ अपना कैश फ्लो बना रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रेवेन्यू के टर्म्स हैं और लायबिलिटीज की टर्म्स हैं, उनमें कैश कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, इसी बेस पे आप कैश फ्लो बनाएंगे। और आप देखिए अकाउंट रिसीवेबल क्या है, बेसिकली आपका रेवेन्यू है, तो इसी तरह डिविडेंड रेवेन्यू है। फिर उसके बाद आपका जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में फिर पेएबल्स है, सबसे बड़ा पेएबल होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको वो इंक्रीज हुआ है। और इसी तरीके से आप देखें कि जो टर्म प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो भी इंक्रीज हुए। इसका मतलब है आपने कैश फ्लो नहीं किया, कैश रिटेन किया हुआ है। ये लॉजिक आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी, तब आपको कैश फ्लो समझ में आ जाएगा। और ये जो बातें यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज बाय $30,000। अकाउंट रिसीवेबल का फर्क कितना है, ये आपको मैंने बताया कि आपको 2 साल की बैलेंस शीट की जरूरत पड़ती है ना जरूरत, तब आप इनकम, तब आप कैश फ्लो बना सकते हैं। अब अकाउंट रिसीवेबल 2010 में था 80,000, अब कितना है 110,000। अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ सर। इंक्रीज हुआ। इसका मतलब है कि आपने कैश आपका कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हुआ सर। कम हुआ, क्योंकि आपको कस्टमर्स ने पे नहीं किया। इसी बात को इन्होंने, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अकाउंट रिसीव्ड इंक्रीज बाय $30,000। नंबर 1 पॉइंट, ये पॉइंट ये अपने घर से नहीं लाए और ना आपको ये लिख के मिलेंगे, ये आप यहाँ से पिक करेंगे। समझिए आप। मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कितना, वो तो हम जब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करेंगे तब। नोट्स रिसीवेबल वो भी छोड़ दो। एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल, उसका 1,000 का फर्क है, ये आपने 1,000 ज़्यादा पे कर दिए तो कैश किया हुआ है। ये एक्रीज इंटरेस्ट का इन्होंने ये दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2, 1,000। तो इस तरह आप जब आप देखेंगे ना, तो इनके डिफरेंसेस को उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। राइट, ये हो गया। इसी तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अभी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को फॉर द टाइम बीइंग भूल जाते हैं, फिर हम उसको भी देख लेते हैं। अब उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स में क्या होता है कि आपके पास जो इनकम स्टेटमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू को आप सेल्स भी बोलते हैं। तो नेट सेल्स, अगर अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है तो नेट सेल में ऐड कर दीजिए, और अगर इंक्रीज हुआ है तो माइनस कर दीजिए।
ये जो बता देगा कि इसकी वजह क्या है, उसको कल 2 नंबर एक्स्ट्रा मिले। सर क्या कहते हैं, इंक्रीज होने का मतलब है कि आपके पास कैश नहीं आया, ठीक है, लेकिन अक्रूवल बेसिस की वजह से हमने वो एडअप कर दिया था, एडजस्ट कर लिया होगा, ठीक है, तो इसलिए उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम उसमें से वो चीज़ माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, वेरी गुड। बनाना नहीं है, उनको समझना है। वेरी गुड, तुम समझ रही हो, उसका जो फिलॉसफी है वो समझ रही हो। देखो ये बहुत सिंपल सी बात है कि जब आपका अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कम कैश आया है, कस्टमर्स ने आपको पैसे नहीं दिए, इसीलिए तो अकाउंट रिसीवेबल ज़्यादा है। तो जब कस्टमर्स ने आपको पैसे नहीं दिए हैं तो आप नेट सेल्स में से उसको माइनस कर देंगे, और जब आपको कस्टमर्स ने पैसे दे दिए तो उसको ऐड कर देंगे, तो तब आपका कैश बढ़ जाएगा, वरना कैश कम हो जाएगा। तो ये तरीका है कैश कैलकुलेट करने का। सर जब डिक्रीज होगा अकाउंट्स रिसीवेबल तो हमारा इंक्रीज हो जाएगा ना कैश रिसीव? जी बिल्कुल, कैश रिसीव इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल, शाबाश, क्योंकि बिल्कुल। हमारा रिसीवेबल जो है वो अमाउंट उसमें रिडक्शन हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमें कम रिकवर करना है। जब डिक्रीज हुआ है, जब डिक्रीज हुआ है जी, तो जी इसका जी मतलब है कि बिल्कुल, हमें कम जो है अब रिकवर करने हैं लोगों से। वेरी गुड, बिल्कुल, इसका मतलब हमारे पास कैश ज्यादा है। ठीक है सर। तो ये तुमने जब कैश ज्यादा है तो उसे ऐड करोगे, तो ये तुमने लॉजिक डेवलप करने अपने दिमाग में, इट्स क्वाइट लॉजिकल। नहीं, कैश आया या नहीं आया, आया तो ऐड कर दो, नहीं आया तो माइनस कर दो, ठीक है। एक्सपेंस में इसका उल्टा होगा, क्योंकि वो एक्सपेंस है, अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने इस तरह से कैलकुलेट करके दिखा दिया कि जनाब कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर ये हो गया। फिर अगली चीज क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड, उसमें भी वही चीज है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट का रेवेन्यू कितना आया। अभी सारा जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल जो रेवेन्यू का टोटल होगा उसमें से एक्सपेंस का टोटल माइनस कर देंगे, तो कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेवेन्यू, आपने देखा कि भाई इंटरेस्ट रेवेन्यू है कितना बैलेंस शीट में। अब उसमें अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब आपके पास कैश आया है, तो आप ऐड कर दीजिए। और अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल अगर आपका डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है आपके पास कैश आया नहीं है, इसका मतलब आपके पास कम कैश है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका कम है, तो माइनस कीजिए, ठीक है। अब देखो, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, अब कॉस्ट कैश पेमेंट्स फॉर परचेजेस, कैश पेमेंट फॉर परचेजेस को आप अपने इनकम स्टेटमेंट में क्या शो करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं, और ये आपका आउटफ्लो है, इसको आपको फिर रेवेन्यू से उल्टा सोचना है। ये पैसा जा रहा है आपका, वहाँ पे पैसा आ रहा था, आप उन टर्म्स में सोच रहे थे, यहाँ पे पैसा चूंकि आपका जा रहा है तो पैसे जाने के टर्म में सोचें, तो ये एक्सपेंस है। तो अगर आपका इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है तो आपका इसका मतलब है कि आप तो कैश पेमेंट्स आपने फॉर परचेजेस ज़्यादा की है, और अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कैश पेमेंट आपने कम की है। यानी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। और इसी तरह से अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल का क्या मतलब है, जो पैसे आप पे कर रहे हैं अपने सप्लायर को, तो डिक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल का क्या मतलब हुआ कि आपने पैसे पे कर दिए हैं, तो आप उसे ऐड कीजिए, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक अब आप अपने दिमाग में डेवलप कीजिए, और इस तरह से कैश पेमेंट एंड फॉर परचेजेस। फिर एक्सपेंसेस का जो है, कई 2-3 एक्सपेंसेस उन्होंने बताए हैं, वो सब इन्होंने एक साथ दिखा दिए। अगर आप चाहें तो उसको अलग अलग भी कर सकते हैं, बट मेन पॉइंट इज, मैं अगेन आपको एम्फेसाइज करूंगा कि यू नीड टू डेवलप लॉजिक ऑफ दिस, इसका लॉजिक है क्या, ठीक है। तो कैश पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस उसमें से उन्होंने क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन इसलिए माइनस कर दिया कि डेप्रिसिएशन तो कोई कैश एक्सपेंस है नहीं, तो एक्सपेंस आपने 1 लाख शो किया हुआ है, उसमें से 25,000 एक्सपेंस जो है वो तो डेप्रिसिएशन है, लेकिन वो कैश तो आपने दिया नहीं है, तो उसे माइनस कीजिए, ठीक है।
प्री पेमेंट को इंक्रीज हुआ है तो उसे ऐड कीजिए, डिक्रीज है तो उसको माइनस कीजिए, और इसी तरह एक्रूड लायबिलिटीज का डिक्रीज हुआ है उसे आप प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? एक्रूड लायबिलिटीज डिक्रीज होने का मतलब है कि आपने लोगों को पैसे पे किए तो कैश पेमेंट इंक्रीज हुई है। ओके जनाब, अब आप लोगों के जरा कमेंट समझूंगा, मुझे पता है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को। आई नो आई नो आई नो दिस, लेकिन ये कि वो थोड़ी सी तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दायरे प्रैक्टिस से समझ में आएगा, लेकिन इसकी लॉजिक समझ लो कि जब तुम कैश फ्लो को इवेलुएट कर रहे हो तो ये देखोगे कि जब आपका कैश रिसीव हो रहा है तो रिसीव होने की जितनी सारी चीज़ें हैं, वेदर वो रेवेन्यू है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ प्लांट है, या सिक्योरिटीज़ की रेवेन्यू है, या इंटरेस्ट की रेवेन्यू है, उन सब में आपने ये देखना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है साल के मुकाबले में तो रेवेन्यू आपका इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले में, तो इसका मतलब ये है कि वो पेमेंट नहीं है, ये इंटरेस्ट रिसीवेबल, सॉरी इंटरेस्ट रिसीवेबल अगर आपका इंक्रीज हुआ है इसका मतलब आपके पास कैश नहीं आया है, इसलिए आप उसे माइनस करेंगे। इसी तरीके से आपका अगर नोट्स रिसीवेबल जैसे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है कि आपने कैश पे नहीं किया है, रख के बैठे हैं, आप उसको ऐड कर दीजिए $5,000, कितना इंक्रीज हुआ है? $5,000। और अगर आपने नोट्स रिसीवेबल को कम हो गया इसका मतलब आपने पैसे पे किए तो उसे माइनस कीजिए। तो ये बेसिकली हमारी पूरी कोशिश क्या है कि कैश फ्लो को हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैश, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूवल, और एक्रूवल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कैश बेसिस पे। जी, अब आप लोग पूछे कोई चीज़, बेटा ये समझ लो, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तुम्हारा अकाउंटेंट तुम्हें इसमें घुमा देगा। अगेन मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें इसको समझने की ज़रूरत है, इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है कि बैठ करके अरे प्रैक्टिस इतना कर लोगे तुम्हें समझ में आ जाए, लेकिन ये तुम एज ए प्रैक्टिशनर काम नहीं करोगे, एज एन अकाउंटेंट, एज एन यूज़र काम करोगे। जी, सवालात पूछिए आप लोग। हाँ भाई रुताबा, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना? सर आ रहे समझ। हाँ, इसकी प्रैक्टिस तुम लोग इसको प्रैक्टिस करोगे ना जब, तब तुम लोग देखोगे कि भाई ये इसको कैसे हो रहा है, तो इस तुम्हें अपने इस दिमाग में इसकी लॉजिक को डेवलप करना है। जब लॉजिक डेवलप हो जाएगा तो तुम्हारे लिए ये पीस ऑफ केक हो जाएगा कि भाई यहाँ पे ऐड क्यों हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, तो खुद ही फिर तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगा। मेहदी साहब, हेलो? यस सर। सुन रही हूँ। सुन रहे हैं ना? तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से तो ये बात समझ में आ जाएगी ना कि कोई चीज़ प्लस क्यों हो रही है और कोई चीज़ माइनस क्यों हो रही है। यस सर, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगी। तो ये प्लीज़ उसको थोड़ा सा आप लोग मंडे के दिन तवज्जो दीजिएगा। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी है, लेकिन ये कि पता नहीं तुम लोग अगर हजम कर सकते हो उसमें भी कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी, मतलब जैसे भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करें सर, इसमें यूजली जो हमारे रिसीवेबल्स हैं और जो हमारे इंटरेस्ट रिसीवेबल्स हैं वो सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे। वो क्या करेंगे सर जैसे लाइक कि हमारा रेवेन्यू और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम उसको इंक्लूड करेंगे। जी जी, यस, रेवेन्यू और एक्सपेंस सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, और इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देते हैं। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड्स के लिहाज से इसको ऐसा किया जाता है, और उसकी लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि भाई वो आपने जो पैसा लिया है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए तो लिया है, तो इसलिए उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डालें। ठीक है, तो आपको इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली क्या है, रेवेन्यू की तमाम टाइप्स और तमाम चीज़ें क्या हैं। एक तो आपकी सेल्स से जो रेवेन्यू आ रहा है, एक आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ से जो रेवेन्यू आ रहा है, एक आपने जो पैसे इंटरेस्ट पे दिए हैं उससे रेवेन्यू आ रहा है, और एक आपने जो कोई प्लांट प्रोसीड वगैरह बेच दिए हैं तो उससे रेवेन्यू आ रहा है। ये 4-5 रेवेन्यू के एवेन्यूज़ हैं, उसमें अगर पैसा आ रहा है तो ऐड कर दीजिए, जा रहा है तो माइनस कर दीजिए। ये रेवेन्यू की कहानी होगी।
एक्सपेंस की कहानी ये है कि पैसा जा रहा है तो एक्सपेंस पेड चूंकि आप कह रहे हैं तो उसको ऐड कर दीजिए, आ रहा है तो माइनस कर दीजिए, ये उससे रिवर्स लॉजिक है।